आज सुबह स्वागत है जो भी क्लास में। जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का कल विज्ञान का पेपर है 20 फरवरी को। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका पिछले साल का पेपर है तो वो करवाया जाएगा ताकि आपको पता चल सके कि इस बार किस तरीके से पेपर आने वाला है। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए और मिलेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं वीडियो में बताया जाएगा, एंड तक देख लेना। कोई डाउट हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना और अपना कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ताकि आप मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। करते वीडियो स्टार्ट। ये आप देख सकते हो, ये आपका जो प्रश्न पत्र कोड है 3141 है। ठीक है, इससे पहले हम तो करवा चुके हैं। तो हमने इसका पार्ट फर्स्ट करवाया था जिसमें हमने आपको शुरू के 20 क्वेश्चन करवाए थे। खंड क्या है, उसके बाद का खंड है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलते सीधे अपने क्वेश्चनों पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21वां क्वेश्चन। 21वां से 26 तक आपके दो मार्क्स के होंगे। देख तो ये 21वां से 23 दो पार्ट्स में डिवाइड है। अथवे वाले का मतलब है ऊपर वाले में से नीचे वाले में से कोई एक करना है। जैसे कि ऊपर वाला देखते हैं पहले। किसी स्वच्छ व देख तो शुष्क प्रणाली यानी पहले स्वच्छ शुष्क नली यानी कि जो अंदर से गंदी नहीं एकदम साफ सुथरी हो, उसमें 1 ग्राम ठोस सोडियम क्लोराइड लेकर उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएगा। यानी कि एक जो शुष्क नली ले ली साफ सुथरी, उसमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड उसमें मिला दिया लेकर। ठीक है, उससे सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, दो चीज़ मिलाई। देख सो ठोस सोडियम क्लोराइड लेकर उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया, तभी दो चीज़ें मिलाई गई। तो उसके बाद हुआ क्या, तो इसमें बोला गया कि अभिक्रिया में उत्सर्जित होने वाली गैस का नाम लिखिए। नहीं, इसमें गैस का नाम बताना कौन सी गैस है। और दूसरे में बोला गया क्या प्रेक्षण किया जाए। इसमें क्या प्रेक्षण किया जाएगा जब इस गैस का प्रेक्षण एक शुष्क तथा दूसरी तो आर्द्र नीली लिटमस पेपर से किया जाएगा। इस गैस की प्रकृति अम्लीय होगी क्षारीय होगी के बारे में निष्कर्ष लिखिए। इसमें बोला गया है कि आपको एक प्रणाली दी गई है जो बिल्कुल भी गंदी नहीं है, साफ सुथरी है, स्वच्छ है, शुष्क है। उसमें 1 ग्राम ठोस सोडियम क्लोराइड डाला, उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। जब दोनों डाल दिए तो उसमें अभिक्रिया में उत्सर्जित जो गैस हुई, गैस बनी, उसका नाम बताना है और प्रेक्षण करना है कि जो गैस का प्रेक्षण था वह शुष्क तथा दूसरा पॉइंट बोला कि आंध्र नीले पेपर से किया जाएगा। नहीं, पहले शुष्क है, प्रेक्षण किया गया शुष्क में, फिर उसके बाद है नीले पेपर में। तो इस गैस की जो प्रकृति होगी अम्लीय होगी क्षारीय होगी, ये आपको बतानी है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर होगा कि जो गैस कौन सी बनी वो पूछा था। तो पहले HCl गैस उत्सर्जित हुई। ठीक है, HCl गैस बनेगी और उसमें रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आपका नीला लिटमस पेपर था वो लाल में बदल जाएगा। ओके, उसमें बोला है HCl की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो प्रकृति आपकी अम्लीय है। यही पॉइंट होंगे कि कौन सी गैस बनी, HCl गैस बनी। ठीक है, उसके बाद रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और नीला लिटमस पेपर आपका लाल में परिवर्तित हो गया। और जो HCl गैस थी वो अम्लीय थी कि क्षारीय थी, वो थी अम्लीय। इस तरीके से आपको लिखने हैं। ठीक है, हाफ नंबर के आपके इस तरीके से आएंगे। समझ आ गया। उसके बाद 21वें का अथवा भी देख लेते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है। बी, कुछ धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसमें बोला गया कुछ धातुएं होती है जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो कोई उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कीजिए। नहीं, में इसका उदाहरण देना है। और इस गैस की उपस्थिति का परीक्षण आप किस प्रकार करेंगे ये बताना है। इसमें दो चीज़ पूछी गई है। एक तो इसमें बोला गया है कि जो धातु है अम्ल से अभिक्रिया करवाई और वह लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसमें आपको उदाहरण देकर बताना है, उसके बारे में इसको स्पष्ट करना है, इस लाइन को इसको सिद्ध करना है। ठीक है, और बोला है इस गैस की उपस्थिति का परीक्षण करके आप किस प्रकार करेंगे। इस गैस की उपस्थिति का परीक्षण भी करना है। ठीक है, आप बताना है कि आप कैसे परीक्षण कर सकते हो। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। तो देख सकते हो इसका अथवे का इस देश Zn+ में H2SO4 है। तो इसका करवाया गया अभिक्रिया एक दूसरे का करवाया गया, तो इसमें जो बना वो इस तरीके से बना। जो SO4 है Zn के पास चला गया, H2 अलग हो गया। तो इस लाइन में होगा जब जलती हुई माचिस की तीली को हाइड्रोजन गैस के पास लाया जाता है तो वह पोप ध्वनि के साथ जलते। इसमें बोला गया है कि जब हम जलती हुई माचिस को, जो जलती माचिस है तीली, उसको हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे तो पॉप की साउंड करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन दिखने में लंबे होते हैं लेकिन जो आंसर होंगे वो छोटे छोटे होंगे। उसके बाद देख सकते हो 22वां, ज्वाला प्रेक्षण द्वारा, यानी जो ज्वाला प्रेक्षण द्वारा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच विभेदन की, यानी विभेदन मतलब होते हैं इन दोनों के बीच अंतर आपको बताना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन की प्रक्रिया के उत्पादों की सूची बनाए। यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके दहन की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में बताना है, उसके उत्पाद बताने हैं, उनकी सूची बनानी है।
ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ चलता है। जो संतृप्त होता है हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेगा। ठीक है, ठीक है, पूर्ण दहन होगा उसका, पूरी जलेगी और स्वच्छ होगी। ठीक है, नीले रंग की नीली ज्वाला। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यह अत्यधिक काले धुएं वाली होगी। जैसे आप देखते हो कोई चला देते हो ना, काला काला धुआं निकलता है वैसे। वो कजली ज्वाला के साथ जलती है, नहीं अपूर्ण दहन होता है, पूरी नहीं चलती। तो यही इसमें अंतर है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला गया था कि सूची बनानी थी। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोक्साइड यानी CO2 और जल, ये 2 लाइन लिख सकते हो। ठीक है, सूची में इस तरीके से होगा। उसके बाद 23वां ए, हमें पौधे की मृदा को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता है। जो हमें पौधे की जो मृदा होती है उसे नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है, परंतु यह पानी अंतिम पौधे की पत्ती तक पहुंचाया जाता है। व्याख्या कीजिए ऐसा किस प्रकार होता है। यानी कि पौधे के बारे में बताना है कि जो पानी होता है वह मट्टी से लेकर उसके आखिरी पौधे तक, जो ऊपर का सिरा होता है पौधे तक, वहाँ तक कैसे जाता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, और दोस्तों 23 में भी ए और बी दिया हुआ। अथवा का मतलब होता है ऊपर वाले नीचे वाले में से कोई एक करना। पहले ऊपर वाला करते हैं जो हमने भी पढ़ा। देख सकते हो इसका ए, जब पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्पोत्सर्जित होता है। बोला जब पत्तियों का जो रंध्र होता है उससे जल वाष्पोत्सर्जित होता है तो एक चूषण बल यानी वाष्पोत्सर्जन कर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम द्वारा खींचा, यानी कि जो जड़ों में जाइलम होती है वो उससे खींच लेते हैं पानी को, जिसके कारण जल है जड़ों के जाइलम द्वारा गति कर पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी कि जो जाइलम होता है यह पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी अभिक्रिया लिखनी है, इसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद अथवा में देखते हैं अमीबा का। तो अमीबा का चित्र भी आ सकता है, तो कर जाना कुछ इस तरीके से अमीबा बनता है। ठीक है, उसका कोई आकार नहीं होता। उसके बाद बी, अमीबा द्वारा दर्शाए जाने वाले पोषणों के प्रकार का नाम लिखना है कि अमीबा के कौन कौन से पोषण होते हैं उनके प्रकार बताने हैं, और व्याख्या करनी है कि यह जीव अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है और उसे पचाता है। बताना है कि जो अमीबा है उसका पोषण किस प्रकार होता है और वह अपने भोजन को कैसे पचाता है, ग्रहण करता है, ये बताना है। देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो देख सकते हो इसमें बी का था आंसर, पैथा विषम पोषणी। ठीक है, होलोजाइक पोषण। अमीबा कोशिका सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रबल या पादाप की मदद से भोजन ग्रहण करती है। यानी कि जो पादाप है उसकी मदद से भोजन ग्रहण करती है, और जो कोशिकीय प्रबंध है संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाती है। ठीक, खाद्य रिक्तिका आपने देखी होगी, इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे खाना सा होगा, यहाँ पे होगा। और दोस्तों खाद्य रिक्तिका के अंदर जो जटिल पदार्थ होते हैं, पदार्थों का विघटन पाचन सल पदार्थों में होता है। तो इसमें एक अभिक्रिया सी आपकी होती है उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे खाना होता है, फिर इस तरीके से जाती है खाने के पास, ऐसे ऐसे आपको बताता है उसके बारे में, तो पढ़ जाना पूरा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है 25वां बोला गया है, जरा दूरदृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता है, द्विफोकस लेंस की आवश्यकता है। यदि उसे -4.0 डाईऑप्टर और +2.0 डाईऑप्टर क्षमता के 2 लेंस की आवश्यकता हो, तो इन दोनों में से कौन सा लेंस उसकी दूर की दृष्टि यानी जो निकट दृष्टि का संशोधन करेगा, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। नहीं हमें बताना है, जो जरा दूरदृष्टि दोष से एक व्यक्ति पीड़ित है उससे उसको द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता है, यानी कि अपनी जो दृष्टि दोष है उसको दूर करना है, और उसका -4.0 और प्लस में 2.0 क्षमता के 2 लेंस की आवश्यकता है। तो इन दोनों में कौन सा लेंस उसकी दूर की दृष्टि का संशोधन कर सकता है, ठीक कर सकता है, वो बताना है, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये बतानी है। ठीक है, 2 नंबर के आप देखते हैं। देख सकते हैं दूर की दृष्टि के लिए जो लेंस की क्षमता होगी वो -4.0 डाईऑप्टर होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो इस तरीके से आपको निकालना है फॉर्मूला करके, इक्वल में 1/p, तो p था आपका -4.0। ठीक है, d था। उसके बाद इसको करेंगे तो -0.25 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद सेंटीमीटर में करोगे तो ये फिर 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये होगा आंसर। इस तरीके फॉर्मूला पुट करके आपको निकालना होगा। उसके बाद देख सकते हो अगला इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से हो जाएगा। खंड गया में आपके 3 नंबर के होंगे। इसमें बोला गया है 27वां, यौगिक CSO4 1/2 H2SO4 का सामान्य नाम, यानी कि हमें इन दोनों के सामान्य नाम और रासायनिक नाम लिखने इन दोनों यौगिक के CaSO4 1/2 H2O।
ठीक है। इनके सामान्य नाम और रासायनिक नाम लिखने हैं और इसको बनाने की विधि भी लिखने की क्या विधि है और सभी क्रिया का रासायनिक समीकरण देना है देना है जिसमें CSO4H2O को जल से अभिक्रिया करते हैं। इसमें हमें 4 चीज़ बतानी है। पहले इन दोनों का सामान्य नाम, फिर इन दोनों का रासायनिक नाम और इन दोनों की विधि। उसके बाद हमें वह समीकरण बताना है जिसमें यह दोनों जल से अभिक्रिया करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पहले नाम हम बताए थे, तो यह प्लाज्मा ऑफ पेरिस, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइट्रेट, तो इसमें बोला जैसे इसमें जिप्सम CSO4 और 2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? गर्म करके 373 केल्विन पर, ठीक है। इस तरीके से होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें अभिक्रिया बताएं, तो CSO4 को हमने प्लस में 1/1/2 H2O से अभिक्रिया होगा, तो ये CSO4 प्लस में, ठीक है, इस तरीके से 2H2O बन गया। यानी कि इस तरीके से आपको समीकरण पूरा करके दिखाना होगा और यहाँ पे एक एक नंबर के होंगे हर एक पॉइंट। उसके बाद 28वां, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन यानी जो उपचयन है अभिक्रिया क्यों है। यानी बोला एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन उपचयन अभिक्रिया क्यों है, ये बताना है। और इस परिवर्तन में उपयोग होने वाले उपाचक का नाम लिखना है, जो उपाचक उसका नाम बताना है। इस उपचयन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। और यह अभिक्रिया उस अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है जिसमें एथेनॉल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। इसमें 4 चीज़ पूछी है। एक तो पहले यह बताना है कि जो एथेनॉल है वो एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित उपचयन अभिक्रिया क्यों है, ठीक है, क्यों कहते हैं उपचयन अभिक्रिया इसे। उसके बाद इसका उपचायक का नाम बताना है और इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण बताना है, समीकरण क्या है, ठीक है। और यह किस प्रकार भिन्न है एथेनॉल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, ये चीज़। तो इसमें पहला पॉइंट बनेगा कि एथेनॉल में ऑक्सीजन जुड़ा होता है जिससे एथेनोइक अम्ल बनता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं क्योंकि एथेनॉल में ऑक्सीजन जुड़ा होता है जिससे एथेनोइक अम्ल बनता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसमें दूसरे का आंसर होगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। उसके बाद समीकरण लिखा था, इस तरीके से आपको पूरा समीकरण होगा। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जबकि वह दहन अभिक्रिया होती है, ठीक है। किस प्रकार भी नहीं पूछा था, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि वह दहन अभिक्रिया है। यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जबकि एथेनॉल का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इससे सबको बताना था। उसके बाद है 29वें आपको नामांकित आरेख की सहायता से मुकुलन द्वारा हाइड्रामेजन की प्रक्रिया की व्याख्या करनी है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाओं के नाम लिखने हैं, ठीक है। इससे पूछा जाएगा 3 नंबर का और अर्थवे में इस तरीके से आएंगे। तो इनके जो चित्र है वे कर जाना, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। जिसके ऊपर वाले के एक बार दिखाते, जैसे इस तरीके से आपको चित्र बनाना होगा वैसे में बताना होगा, ठीक है। कौन सी कोशिका है? विशिष्ट कोशिका है। एक विशिष्ट स्थान पर कोशिका के नियमित विभाजन के कारण यह एक स्थान पर उभरा और विकसित हो जाता है। यह मुकुलन वृद्धि करता हुआ अन्य जीव में बदल जाता है, ठीक है। इस तरीके से को बताना है ये पूरा चित्र, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा देखते हैं। दूसरे में बोला गया था कि जो आपका तंत्र है उसमें प्रत्येक की 2 भूमिका बतानी है इन तीनों की, ठीक है। भूमिका आप लिख दोगे। उसके बाद 30वां इम्पोर्टेंट, इसमें आपके जो लक्षण है मटर वाला ये पूछा जाएगा, वह हर बार पूछा जाता है। बोला कि प्रभावी लक्षणों और अप्रभावी लक्षणों के बीच 2 अंतरों की सूची बनानी है कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। और मेंडल के पीले बीज और हरे बीज के मटर के पौधे के बीच संकरण करने पर जो F2 संतति के मटर के पौधे में बीज, जो पीले बीज वाले पौधे की प्रतिशतता क्या होगी, बोला गया। तो इसका परीक्षण करवाया गया था पीले और हरे बीज की। तो उसमें जो पीले बीज वाला जो पौधा था उसकी प्रतिशत क्या थी वो बतानी है, ठीक है। इस तरीके से आएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है, ये करना। तो पीले बीज की जो प्रतिशत होगी 75% होगी, ठीक है। और प्रभावी लक्षण या प्रभावी लक्षण के बीच अंतर बताना था। तो प्रभावी लक्षण, जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण वंशागत होते हैं तो प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होता है, नहीं कि व्यक्त होता है, ठीक है। और प्रभावी लक्षण को व्यक्त होने के लिए एक ही प्रति XY, ठीक है, पर्याप्त है। और जो अप्रभावी लक्षण है, जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण वंशागत होते हैं तो अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता, इसमें व्यक्त होता है और इसमें व्यक्त नहीं होता, ठीक है, उल्टा है। और अप्रभावी लक्षण को व्यक्त होने के लिए उसकी दोनों जो पत्तियाँ होती है, प्रतियाँ, ठीक है, वो YY होनी अनिवार्य है। इस तरीके से वो होगा। और इसमें जो ये अलग क्वेश्चन है मेंटल का मटर के पौधे का, और ये पूरा भी आ सकता है 5 नंबर के में भी, तो ये कर जाना।
उसके बाद 31वां, मानव नेत्र की समंजस क्षमता की परिभाषा दीजिए, यानी कि जो मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता है उसकी परिभाषा देनी है। जब हम किसी बीम की नेत्र से दूरी में वृद्धि करते हैं, यानी नेत्र से बीम से नेत्र की दूरी में वृद्धि करते बढ़ती है, तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र में उसका क्या होता है वो बताना है। इस प्रकरण में मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखना है जो भूमि की व्याख्या कीजिए जो इसके लिए उत्तरदायी, यानी कि इसमें बोला गया जो मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखना है जो इस भूमिका में भाग लेता है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो देख सकते हैं इसमें होगा अभिनेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेने की क्षमता, यानी जो अभिनेत्र लेंस है उसमें अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता होती है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वह अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित नहीं होती। पक्षमापी पेशी है, दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए पक्षमापी पेशी शिथिल हो जाती है जिससे अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जो आपका अभिनेत्र लेंस होता है, ठीक है, वो पतला हो जाता है जिससे कि जो फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस तरीके से पॉइंट होंगे, ठीक है, इस तरीके से ये पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो 33वां 3 नंबर का, और ये आपका पक्का आएगा ये श्रृंखला वाला हार श्रृंखला का। जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर देखे हर एक क्वेश्चन पेपर में आपके हार श्रृंखला के आए हैं। तो इस बार जो आपका 2025 में होगा 20 फरवरी को CBSE बोर्ड के साइंस के पेपर में भी हार श्रृंखला का आएगा, 3 नंबर के में वरना 5 नंबर के में। नीचे आपको चित्र का ध्यान कीजिए, आपको ये चित्र से दी हुई है हार श्रृंखला, ठीक है, इसमें A, B, C दर्शाए गए हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको ये हार श्रृंखला दी हुई है कि किसे कौन खाता है, ठीक है। उसके बाद टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को चील, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद नीचे बोला गया है 3 पॉइंट में, और ये एक नंबर के होंगे, जैसे कि उस परितंत्र का प्रकार के नाम लिखने, जी दिया हुआ A, B, C परितंत्र के प्रकार, ठीक है, ये आपका अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस हार श्रृंखला में A, B और C विद्यमान होते हैं, बोला गया है उस पारितंत्र के प्रकार के नाम लिखे जिसमें हार श्रृंखला B और C विद्यमान होती है, यानी कि हमें B और C की हार श्रृंखला के बारे में बताना है, ठीक है। दूसरे में बोला कि प्रत्येक हार श्रृंखला का प्रथम जो पोषक स्तर होता है उत्पादकों का है क्यों, यानी जो बोला गया जो हार श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर होता है वो उत्पादक ही क्यों होता है, और यह उत्पादक अपने उपयोग के लिए सूर्य की कितनी प्रतिशत ऊर्जा को पकड़कर ग्रहण करता है ये बताना है। और चित्र में सभी तीरों की दिशा केवल एक ही ओर क्यों दर्शाते ही भी बताना है, और उल्टी क्यों नहीं हो सकते पुष्टि करनी है। देखते हैं इन तीनों के आंसर। तो पहले का आंसर था A, B और C का। तो B था आपका स्थलीय यानी घास का मैदान, फसल भूमि, और इसी का दूसरा था C, ठीक है, यानी B और C का बताना था तो जलीय होगा तालाब। उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि प्रथम पोषक स्तर हमेशा उत्पाद क्यों करता है, ठीक है, उत्पादक ही क्यों होते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर हमेशा उत्पादक या स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह सौर ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इनकी बोला गया जो प्रथम पोषक स्तर होते हैं वह ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं सूरज की और उससे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। केवल यह प्रथम स्तर के ही उत्पाद कर पाते हैं, ठीक है, और 1% ऊर्जा के ग्रहण कर पाते हैं। सूर्य की कितने प्रतिशत पूछा था तो 1%, ठीक है। उसके बाद तीसरा पूछा था क्योंकि परितंत्र में ऊर्जा केवल एक ही दिशा में क्यों होती है, जो तीर का निशान होता है ना वो एक ही दिशा में क्यों होता है। तो इसका आंसर है क्योंकि परितंत्र में ऊर्जा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। जब ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होती है तो वह पुनः उन्हें उपलब्ध नहीं होती, यानी कि जो मान लो कि एक पोषक स्तर है दूसरा पोषक स्तर पहले वाले को खा लेगा तो पूरी ऊर्जा उससे प्राप्त नहीं होगी, इसलिए यह एक ही तीर में चलता रहता है, ठीक है, इसलिए उल्टे नहीं होते। क्लियर, इस तरीके से इसका आंसर बनेगा, समझे क्या, यानी इसी तरीके से पूछे जाते हैं। उसके बाद खंड ज्ञ होगा, ये आपके 5-5 नंबर के होंगे और इसमें 3 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 3 से 4 मात्र। देखते हैं इसमें 1-2 करके देख लेते ताकि वो समझ आए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे करने हैं। जैसे कि 34A, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहली चीज़ यह दर्शाने के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है जिसमें पहला, ठीक है, इसमें बोला है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा बोला है दर्शाने के लिए यानी इसको सिद्ध करने के लिए रंग में परिवर्तन तथा ताप में परिवर्तन हुआ है। प्रत्येक प्रकरण के लिए एक एक क्रियाकलाप का वर्णन किया, यानी कि हमें इन दोनों की एक एक क्रियाकलाप बताने हैं, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये बताना है। 5 नंबर के में आया है, ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इस पूरे का करो तो ये 5 नंबर का है, ठीक है। ऐसा मत समझना यहाँ पे बी दिया हुआ है तो ये बी भी करना है एक साथ नहीं, यहाँ पे अथवा दिया, अथवा का मतलब है कि ए वाला पूरा करो या फिर बी वाला पूरा। तो पहले ए का देख लेते हैं।
तो ए में बोला गया था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंधन के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। और जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, बोला कि रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें जो परमाणु होते हैं वह आपसी आबंधन से टूट जाते हैं और जुड़ जाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें बोला था एक प्रणाली में पहला, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट दिए हुए थे, रंग में परिवर्तन ये सब। तो पहला था एक प्रणाली में नीले, इसमें एक प्रणाली में लिए गए पोटेशियम आयोडीन विलयन में लेड नाइट्रेट विलयन को मिलाया। ठीक है। इसमें बोला गया है कि एक प्रणाली ली, उसमें पोटेशियम आयोडाइन विलयन मिलाया और इसी विलयन में लेड नाइट्रेट विलयन को मिलाया और यह रंगीन विलयन यानी पीले अवक्षेपण में बदल गया, इनमें रंगहीन हो गया वो। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा कि अभिक्रिया रासायनिक वो इस तरीके से बनेगी, Pb प्लस में 2Kr, तो PbI हो गया और 2KNO3 हो गया। इस तरीके से ये अलग सेट चला गया। ठीक है। इस तरीके से होगा। उसके बाद इसी के दूसरा था पॉइंट, ठीक है, उसका आंसर था कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बोले जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है बहुत तेजी से, जिससे बुझे हुए चूने का निर्माण होता है और अधिक मात्रा में जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि CaO प्लस में H2O का अभिक्रिया कराई तो CaOH2 बनी और प्लस में हीट बनी, यानी ऊर्जा का निर्माण हुआ इस तरीके से। उसके बाद इसी का बी देख लेते हैं। पहला, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देने, इनकी अपघटन अभिक्रिया क्या है ये बताना है। और हम यह किस प्रकार कह सकते हैं कि जल का विद्युत अपघटन तथा सूर्य के प्रकाश में उद्भासी करने पर सिल्वर ब्रोमाइड का काला हो जाना वियोजन अभिक्रिया है। यानी बोला गया है जो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड अब काला हो जाता है, ये वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार है बतानी है। और प्रत्येक प्रकरण में सम्मिलित ऊर्जा के प्रकार का उल्लेख करना है कि जो आपका सम्मिलित ऊर्जा है उसके बारे में बताना है, प्रकार के बारे में। ठीक है। देखते हैं इसका आंसर बताएं। जो एकल अभिकर्मक होता है छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाते हैं। ठीक है। और एक अभिक्रिया जिसमें क्रिया यौगिक या अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में विभाजित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बोला गया अभिकारक जो अभिकर्मक होता है वह छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाते हैं और ये अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में विभाजित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो उत्पादक होती है उसको विभाजित करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है। इस तरीके से होगा। और इसी का पहले में लिख सकते हो, देख सकते हो जल हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से। और यहाँ पे देखते हो सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और बोनियम में वियोजित हो जाता है। ठीक है। प्रकाश सूर्य ऊर्जा, इसी से पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, यानी कि इसमें आपको इसके नाम बताए थे। उसके बाद दूसरा बोला है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 रासायनिक अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और पहली चीज़ कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, पहली चीज़। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पहले में बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया रासायनिक समीकरण की सहायता से इस कथन की पुष्टि करने की विपरीत है कैसे है। ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का बनना CaCO3 जब इसको हीट किया तो CaO अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है यानी वियोजन अभिक्रिया। और जो हमारी दूसरी थी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपके CaO प्लस में H2O। ठीक है। इसमें आपका H2O जुड़ गया था इसलिए CaOH2 बन गया और हीट बन गया था। यह ऊष्मा सेपी, जो पहले वाली थी वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया थी और ये है दूसरी वाली ऊष्मा सेपी थी। ठीक है। ऊपर वाली वियोजन थी और नीचे वाली संयोजन थी। इस तरीके से आपको बताना है। उसके बाद 35वां में आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है। A और B और दोनों में आपको 2-2 दिए हुए हैं। ठीक है। इनमें से कोई भी आपको इस A वाले में से पूरा एक करना है, फिर इसमें से एक, अथवा जरूर देख कर जाना। ऐसा मत करना कि आप अथवा ना देखो और A B दोनों कराओ, फिर आपको हो सकती है दिक्कत। ठीक है। इसलिए उसके बाद 35 में आपको A और B दिए हुए दोनों करने हैं। ऐसा नहीं कि आप A छोड़ दो B छोड़ दो, ये दोनों इकट्ठा कर लो। जी नहीं, अब अथवा देखना और दोनों में से कोई एक करना। इसकी 35 का सेकंड देखते हैं। तंत्रिका तंत्र के उस भाग का नाम लिखना है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों के बीच संचार में सहायता है। यानी संचार में सहायक हमारे भाग के नाम लिखने हैं हमारे शरीर के अंदर के। और इस तंत्र के 2 अवयव कौन कौन से ये बताने हैं। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भाग के नाम बताए थे। तो पहले परिधीय
तंत्रिका तंत्र, पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र, अवयस्क था। अवयस्क कौन कौन सा था? कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिका, यानी आपको सिंपल नाम बताए थे। ठीक है, अगर और कुछ पूछा जाए तो पूरी डेफिनेशन देगा, वरना सिंपल इस तरीके से नाम लिखा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा। जैसे कि दोस्तों बी में सेकंड में क्या बोला गया है? पौधों में गुरुत्वावर्तन की परिभाषा देनी है, यानी कि गुरुत्वावर्तन है पौधे में, उसकी परिभाषा देनी है। धनात्मक और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन से क्या तात्पर्य, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक के बारे में बताना है इसमें, और प्रत्येक प्रकार का एक उदाहरण देना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इस तरीके से लिखोगे, पौधे के किसी भाग की अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया, यानी गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। बोला गया पौधे किसी भाग की पृथ्वी की जो अपनी गुरुत्वाकर्षण होती है, यानी गुरुत्वा के खिंचाव की अनुक्रिया आपकी गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। ठीक है, इस डेफिनेशन होगी। धनात्मक और ऋणात्मक बताता है। धनात्मक में होगा पृथ्वी के गुरुत्व की ओर पौधे के भाग की वृद्धि, यानी नीचे की तरफ, यानी खींचते हैं गुरुत्वाकर्षण, तो नीचे की ओर जो पौधे के भाग की वृद्धि होगी वह धनात्मक कहलाएगी, यानी जड़ की अनुगामी वृद्धि, यानी जड़ खिंचती होती है ना, वृद्धि होती है जमीन के अंदर वो। और ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर पौधे के भाग में वृद्धि, जैसे कि प्रवाह की ग्रामी वृद्धि है। ठीक है, फिर धनात्मक क्या होगी? नीचे की तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी। और ऋणात्मक क्या होगी? कि गुरुत्वा से दूर पौधे में वृद्धि होगी गति में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसे आपको लिखना है, इस तरीके से आएगा। 36वां देश, तो इस तरीके से लेंस वेंस का आएगा, आपको बताना होगा, नहीं लेंस वाले आप करके जरूर चले जाना। ठीक है, लेंस वाला आएगा पक्का, उत्तर लेंस सिद्ध करना फॉर्मूले। खंड एड होगा इसमें, आप दोस्तों इस तरीके से आपका आएगा पैसेज टाइप। ठीक है, पैसेज को पढ़ना और इसके आंसर देने हैं। जैसे कि इसमें भी एक करके देख लेते हैं, आखिरी सेक्शन है खंड है। ठीक है, 37वां, इसमें बोला गया 3 धातु है आपके पास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयन। ठीक है, और आयरन के नमूने लिए गए, यानी 3 चीज़ के नमूने लिए, मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम के और आयरन के, और इनकी पिस्टों को रेगमाल से रगड़ा, यानी जो रेगमार होता है, रेगमार उससे रगड़ा गया इन तीनों को, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन को। इसके पश्चात इन नमूनों को पृथक पृथक प्रणाली की अलग अलग प्रणाली में हमने डाल दिया, और जिसमें तनु हाइड्रोइक अम्ल था, यानी जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला हुआ था, उसमें इन तीनों के नमूने डाले। प्रत्येक प्रणाली में थर्मामीटर भी इस प्रकार निलंबित किया गया, उसमें बर्फ अमल में डूबा रहे, यानी कि प्रश्न उसमें थर्मामीटर भी डाला। ठीक है, ताकि उसमें जो आपका बर्फ सा होता है वह डूबा रहे अमल में। और बुलबुले बनने की दरों का परीक्षण करना है। ठीक है, तो इसमें आपको जिस तरीके से बताया गया है कि 3 आपको पदार्थ लिए थे, उनको तोड़ा, रगड़ा रेगमार से, और इसके जो टुकड़े निकले, नमूने निकले, उनको अलग अलग प्रणाली में डाला, जिसमें आपकी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थे। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपको इस तरीके से जाएगा A, B, C और C में भी ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे A, जब क्रियाकलाप को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया गया, नहीं जब क्रियाकलाप है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया गया, तब किस प्रणाली में बुलबुले बनने की जो दर थी सबसे तीव्र थी, यानी दर बतानी सबसे अधिक किसमें थी, और थर्मामीटर ने उच्च ताप दर्शाया गया, वो किसमें दर्शाया ये बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के नमूने वाले प्रणाली में, जो मैग्नीशियम वाला है वो सबसे ज़्यादा तीव्र था उस ताप का। ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद इसका बीथा बीम बोला है, किस धातु ने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं की, बताना है कि कौन सी धातु है जिसने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करी, वो कारण भी बताना है। तो देख सकते हो इसमें होगा तीनों धातु HCl के साथ अभिक्रिया करती है, क्योंकि वे हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि तीनों ही धातु थी HCl के साथ अभिक्रिया करी, क्योंकि वे हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील थी, बहुत ज़्यादा क्रियाशील थी। ठीक है, इस तरीके से होगा। और इसमें देखते बोला गया यदि छात्र कण सहित कोई कम अभिक्रियाशील धातु लिखता है तो भी अंक प्रदान किए जाएंगे, तो लिख कर जो आना। ठीक है, और इसी का सी बोला गया है पहला। ठीक है, सी में आपको 2 दिए होते हैं, यानी कि ऊपर है फिर नीचे वाले में से एक करना है पहला। ठीक है, सी का पहला देख लेते हैं। जब कोई धातु तनु नाइट्रेट अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों निकलते हैं। बोला गया कि जब भी हम कोई धातु को तनु नाइट्रेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती, वो बताना है। और इस अभिक्रिया में उत्पन्न अंतिम उत्पाद का नाम लिखना है। इसमें 2 चीज़ पूछी है, पहले कि जब कोई धातु है उसे तनु नाइट्रेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगी, नहीं निकलेगी ये चीज़। और इस अभिक्रिया में उत्पन्न अंतिम जो उत्पाद हुआ, आखिरी वाला अंतिम उत्पाद, उसका नाम बताना है। ठीक है, और ये आपका 2 नंबर का होगा, इसलिए 2 चीज़ पूछी गई है।
तो इसमें आंसर होगा क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि जो ये आपने बताया था हमने अभी, तो HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पाद H2O को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो H2S को ऑक्सीकृत कर देते हैं ये HNO3 और इसको जल में परिवर्तित कर देते हैं और गैस में अपचेत हो जाता है। ठीक, खुद ही गैस में अपचेत हो जाते हैं। अंतिम उत्पाद जो बनता है वह जल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, ये हुआ करेक्ट आंसर। और इसी के सेकंड में बोला गया है, ठीक है, सी का ही अथवा देख लेते हैं। उस अभिक्रिया का प्रकार का नाम लिखना जिसमें आधार पर धातुओं की सक्रिय निश्चित होती है। बोला कि उस अभिक्रिया का नाम लिखना है जिसके आधार पर धातुओं की सक्रियता निश्चित होती है और आपके पास दो धातु है X और Y, और यह किस प्रकार सुनिश्चित करे कि इनमें से कौन सी अन्य से अधिक अभिक्रियाशील है। इन्हें को X और Y धातु दी गई है, हमें ये बताने की इन दोनों में से कौन सी सबसे अधिक, इन दोनों में से अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है। क्लियर, ये बताना है। तो अभिक्रिया बताएंगे तो विस्थापन अभिक्रिया, और यदि धातु X धातु Y को उसके लवणित विलयन से स्थापित कर देती है तो यह उससे अधिक अभिक्रियाशील होगी। और इसके विपरीत भी हम लिख सकते हैं कि अगर वाई धातु उसके लवणित विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह उससे अधिक अभिक्रियाशील होगी। इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से होगा। और जैसे कि अगला देखो 38वां, ये आपके चैप्टर से भी है, धमनी वाले से। ठीक है, वृक्कक वाले चैप्टर से, कृत्रिम वृक्कक। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो उत्सर्जन तंत्र होता है उसका, ये भी आप कर जाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आपकी जो सूची वाला ही है, ठीक है, ये आपका वृक्काकु, इस तरीके की जो ये चैप्टर आती है आपका, ठीक है, ये प्रजनन वाला जो ये चैप्टर इसे कर जाना। ठीक है, और 39वां ये आपका आएगा इस तरीके से परिपथ वाला। वो परिपथ वाला आपका हर बार पूछा जाता है, तो ये परिपथ वाला जो करके जाना, पैसेज में भी आया। ठीक है, बस इतना ही था। ये आपका पूरा पेपर जो हमने आपको दिखाया इस तरीके से। तो इसी तरीके से भी आपको कुछ इस बार भी देखने को मिल सकता है और इसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे रिलेटेड ही आएंगे। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको ऐसे ही मिलते जुलते देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन से आप बाहर रिपीट होके आते हैं। ठीक है, तो इनको जरूर करना मत भूलना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।